नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे म्यांमार को लेकर। आपको अब तक जानकारी मिल गई होगी कि म्यांमार में एक स्ट्राइक हुआ आतंकियों के ठिकाने पर, उग्रवादियों के ठिकाने पर, और वहां उसके कथित तौर पर सेल्फ स्टाइल जिसे हम कहते हैं कर्नल और तमाम दूसरे रैंक के अधिकारियों के मारे जाने की सूचना है और यह आरोप लग रहा है भारत पर। हालांकि भारत चुप है। इस पर बहुत आपको हम अंदर की बातें बताएंगे कि ये कौन सा संगठन है, क्या आरोप है, क्या कहना है, क्या हुआ है और किस तरह से ये जो पूरा गठबंधन है वो भारत के लिए थ्रेट बना हुआ है और भारत इसके पहले क्या कुछ कर चुका है। तो म्यांमार में ये हमला हुआ है लेकिन भारत ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, वो हम बताएंगे आपको आगे। लेकिन म्यांमार की स्थिति क्या है ये आपको मालूम है। वहां जुंटा की सरकार है, सरकार को अपदस्थ करके जो है जुंटा शासन जो है वो कायम किया गया, सेना ने कंट्रोल ले लिया। फिर वहां पर अराकन आर्मी और तमाम दूसरे संगठन जो है वो ब्रदरहुड अलायंस बनाते हैं। उसके बाद तमाम विद्रोही संगठन मिलकर जो है वो लड़ाई लड़ते हैं जुंटा के खिलाफ और कई रणनीतिक क्षेत्रों पर, कई अहम क्षेत्रों पर, जैसे कि जिसमें थाईलैंड, चाइना का ट्रेड पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट शामिल है, वहां जुंटा के खिलाफ विद्रोहियों की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। कुछ भारतीय सीमा के पास भी उनकी पकड़ बन गई है। तो ऐसे में धीरे धीरे जुंटा के पांव उखड़ रहे हैं और यही वजह है कि म्यांमार के अंदर जो छिपे हुए आतंकवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन है, जो भारत के खिलाफ ऑपरेट करते हैं, वो सुरक्षित बचे हुए हैं और वहां से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि जो उल्फा है, इंडिपेंडेंट उल्फा आई जिसे कहते हैं, क्योंकि एक धड़ा इसका जो है वो सरेंडर कर चुका है भारत के सामने और उसने सशस्त्र हथियारों को छोड़ दिया, बातचीत की, और तो उल्फा का एक धड़ा टूटता है और वो फिर बनता है उल्फा आई, इंडिपेंडेंट। उसने ये दावा किया कि एक ड्रोन हमला जो है उसके कैंप्स पर हुआ है, जो कि उसने आरोप लगाया है कि आर्मी और डिफेंस के द्वारा हुआ है और उसमें उल्फा के कई अहम सदस्य जो हैं वो मारे गए हैं। उसका कहना है कि मिसाइल भी अटैक हुआ, ड्रोन मिसाइल के जरिए, और म्यांमार बॉर्डर पर उसने आरोप लगाया कि ये भारतीय सेना ने किया है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से इस तरह के हमले को पूरी तरह से नकार दिया गया है। उल्फा इंडिपेंडेंट का कहना है कि इस हमले में कई लोग मारे गए हैं, जिसमें 19 कई अहम लोग जो हैं वो घायल हैं। इसके अलावा 3 बड़े उसके कमांड मारे गए हैं। वहीं भारत के डिफेंस के स्पोक्सपर्सन ने बताया है कि इस तरह की घटना की कोई जानकारी नहीं है उनके पास, सेना ने इस तरह की कोई कार्रवाई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं किया है, यह बताया गया है। उल्फा ने अपने दूसरे स्टेटमेंट में कहा है, पहले जानकारी दी, उसके बाद उसने आरोप लगाया कि ये जो हमला हुआ वो तब हुआ जब वहां एक अंतिम संस्कार की क्रिया चल रही थी उसके एक बड़े नेता की, और इसी दौरान उसके जो सेल्फ प्रोनाउंस्ड ब्रिगेडियर गणेश असोम हैं और कर्नल प्रदीप असोम, वो मारे गए इस दूसरे राउंड के अटैक में और कई उसके सदस्य जो हैं उस टीम के घायल हुए हैं। वहीं जब ये सवाल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा से हुआ तो उन्होंने कहा कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हमारी कोई स्टेट पुलिस इस तरह के हमले में शामिल नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह के किसी भी अटैक और हमारी जमीन से जो है वो नहीं हुआ है, ऐसी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि असम पुलिस इस तरह के हमलों में शामिल नहीं है और असम की जमीन से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो सेना बयान देती, लेकिन सेना मना कर रही है। तो यकीनन ये कोई और बात है जो कि इस घटना से भारत का लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो उल्फा आई है वो लगातार भारत के लिए चुनौती बना हुआ है और उल्फा आई के बारे में हम आपको अब बता देते हैं कि ये जो दरअसल उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जो म्यांमार के जंगलों में छिपी हुई है आतंकी संगठन है एक तरीके से, वो क्या है, तो जो उग्रवादी संगठन है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट, वो जो उसने दावा किया वो भारत ने खारिज कर दिया है और
ये जो उल्फा आई है ये कितना मजबूत है ये भी आपको समझने की जरूरत है। उल्फा आई जैसे जो विद्रोही गुट जो हैं उनके लिए हार स्वीकार करना असामान्य है, क्योंकि इससे उनके कैडर का मनोबल टूट जाता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये कितना प्रासंगिक अब बचा हुआ है और ये कितना बड़ा खतरा है। अगर बात करें उल्फा के एक गुट की, तो उल्फा का एक गुट दिसंबर 2023 में केंद्र और असम राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। ये अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाला वार्ता समर्थक गुट था। इसमें ज्यादातर टॉप लीडरशिप थी, जिसने 2009 में जिसे शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश की ओर से भारत को सौंपा गया था। बांग्लादेश की कार्रवाई के बाद उल्फा के पास सिर्फ म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में घने पहाड़ी जंगलों में ही ठिकाने बचे थे। भूटान में स्थित कई ठिकानों पर इससे पहले साल 2003 में ऑपरेशन हुआ था और इनके ठिकाने तबाह हुए थे। म्यांमार की सेना ने कभी कभार भारत के दबाव में कार्रवाई किया, कुछ विद्रोहियों को पकड़ा, लेकिन उसने भूटान और बांग्लादेश में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इसकी एक वजह है कि वो देश के भीतर भी शक्तिशाली विद्रोह से लड़ने में जो व्यस्त है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जुंटा सरकार जो है वो अपनी ही फुटप्रिंट्स नहीं बचा पा रही है, तो वो इस तरह की कार्रवाई क्या करेगी। दूसरी वजह यह भी है कि उल्फा जैसे समूह जो है वो दूर दराज पहाड़ी और कुछ हद तक दुर्गम और जंगली इलाकों में ही रहते हैं। भारत सरकार लगातार इस तरह के उग्रवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों को आधार के रूप में नकारना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी संदर्भ में उल्फा आई अहम हो जाता है। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जैसी शक्तिशाली नागा विद्रोही गुट जो है भारत के साथ अंतिम समझौते पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। यह 1997 से चल रहा है। इसके अलावा सिर्फ NSCN का खापलांग गुट ही विरोध भी बना हुआ है, लेकिन यह मुख्तः बर्मी नागाओं से बना है और म्यांमार के नागा स्व प्रशासित क्षेत्र के इलाके पर केंद्रित हैं। उल्फा इंडिपेंडेंट मणिपुर के कुछ मैतेई विद्रोहियों के साथ शामिल है और NSCN खापलांग को समर्थन से उन्हीं क्षेत्रों में स्थित है। वहीं जो बात है उल्फा के, तो वो लगातार उल्फा आई असम के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगा हुआ रहता है। वो जोर देता है कि लोग हमसे मिले, बात करें और उनकी तरफ आए। कई लोगों का मानना है कि उल्फा आई को बातचीत की मेज पर लाने के लिए हमले करने और प्रयासों को दोगुना करना ये सही समय है। ये मध्य भारत में माओवादी विद्रोहियों के प्रति केंद्र के दृष्टिकोण के मुताबिक है। वहीं भारतीय सेना जब भी और जहां भी संभव हो वो हमला कर सकती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बताया यह भी गया है कि उल्फा आई की प्रभावी लड़ाकू ताकत जो है अब हजारों में भले ही ना हो, लेकिन इस समूह के दो कारणों के से जो है वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। पहला है, इसमें नागा या मैतेई विद्रोही समूहों की तरह सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने की क्षमता नहीं है, लेकिन ये नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, क्योंकि इसने पहले भी ऑयल स्टोरेज डिपो और गैस पाइपलाइनों पर हमला किया है। असम में तेल रिफाइनरियों जैसे कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत सुविधाएं मौजूद हैं। इससे इस खतरे को हल्का नहीं लेना चाहिए। दूसरा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत मित्र शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद जो परेश बरुआ है उसके देश में उल्फा आई के ठिकानों को फिर से संगठित करने के लिए लौटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बांग्लादेशी खुफिया समुदाय, भारतीय राजनीतिक दलों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क हैं। इनके एजेंट हसीना को सत्ता से हटाने के बाद एक्टिव हो गए हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसे में लगातार ये जो चुनौती है वो बरकरार है। इसमें भले ही हाल में अटैक हुआ है, किसने किया है कोई जानकारी नहीं है, लेकिन म्यांमार में हालात अच्छे नहीं हैं और जब खराब हालात हैं, जब वहां की जो जुंटा सरकार है, मुख्य जो इस वक्त शासन है, सैन्य शासन, वही बिखर रहा है, तो ऐसे में इस तरह के जो गुट हैं उनके मजबूत होने के प्रमुख चांसेस हैं। भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत इस दिशा में देख भी रहा है कि वो क्या कर सकता है। तो पूरी कहानी हमने आपको बताने की कोशिश की ताकि आप ये समझ पाएं कि किस तरह से ये उल्फा आई जो है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस पर किसने यह हमला किया है ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि भारत ने अपने हाथ होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके बताएं। देखते रहिए भारत तक।